नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को सबसे पहले प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपनों ने व्यंजन संधि को पूरा कर लिया है और आज की क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के अंदर। ठीक है, तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि संधि के 3 मुख्य भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके अंदर स्वर संधि के 5 उपभेद है जिनको अपनों ने पढ़ लिया है और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंदर कोई भी क्या है, इसका कोई उपभेद नहीं है। कुछ एक नियम है जिनको हमें क्या है, ध्यानपूर्वक देखना है। तो आज की क्लास में अपनी चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के ऊपर और आज की क्लास में आपकी जो विसर्ग संधि है वो भी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आपके जो टॉपिक रह जाएंगे वो जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द, परिभाषिक शब्दावली, एक प्रकार से याद रखने वाले ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, और संधि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो क्या है, संधि और संधि विच्छेद में से एक प्रश्न पक्का आएगा। अभी तक आरपीएससी ने जितनी भी परीक्षाएं करवाई हैं उनके अंदर संधि में से क्या है, एक प्रश्न पक्का आता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको संधि अच्छे से याद आती है तो न केवल संधि बल्कि उपसर्ग के अंदर आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि उपसर्ग के अंदर अपने पढ़ेंगे जितने भी शब्द हैं वो लगभग क्या होते हैं, संधि आधारित ही होते हैं। हाँ, कुछ एक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या है, केवल संयोग होता है, संधि के नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन उपसर्ग के अंदर आपको संधि काम में आएगी। इसके अलावा जो शब्द शुद्धि है वहां पर संधि का बहुत अहम रोल है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब है हमारा विसर्ग संधि। सबसे आसान है, मुझे तो सबसे आसान विसर्ग संधि लगती है। देखिए भी, विसर्ग संधि जैसा कि अपनों ने पढ़ लिया था पहले भी, इसके अंदर क्या होगा, एक तरफ आपको जब भी किसी शब्द का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग जो है संधि विच्छेद के अंदर अवश्य रूप से आएगा, सीधी सी बात है। यानी विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आ जाए या फिर विसर्ग के बाद स्वर आ जाए, दोनों ही परिस्थितियों में संधि कौन सी हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग आ चुका है तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे एक एक उदाहरण के तौर पर अपनी बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा मन है प्लस में कामना, क्या बनेगा, मनोकामना, मनोकामना। ठीक है, इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, विसर्ग, और इसके तुरंत बाद क्या दिखाई दे रहा है, व्यंजन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं अपने, जैसे यश प्लस में अभिलाषा। ठीक है, इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको, विसर्ग, और इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है, स्वर। यानी विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन का मेल हो चाहे स्वर का मेल हो, संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। क्या बन जाएगा अभी, यशोभिलाषा। ये बनेगा कैसे, इसका जो नियम है वो किस प्रकार से काम करेगा, इसके ऊपर अपने आगे चर्चा करें। चलिए, इसके जो नियम है विसर्ग संधि के, वो 8 या 9-10 नियम है और बिल्कुल आसान है, अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा नियम है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नियम क्या है, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती है संधि, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि केवल वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे। वीडियो का माध्यम केवल क्या है, आपको समझना है भी शब्द को तोड़ना कैसे और जोड़ना कैसे है। बाकी तो क्या है, इसके अंदर अपने कितने शब्द कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 शब्द कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, पुस्तक का सहारा लेना ही पड़ेगा। चाहे आप कोई भी पुस्तक ले सकते हो, जैसे कि सर ने आपको बताया सरल हिंदी व्याकरण ले सकते हो, और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं नवीन हिंदी व्याकरण वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा मानस पब्लिकेशन की किताब आती है, वो भी हिंदी की काफ़ी अच्छी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर है, आप कौन सी किताब से पढ़ते हो और कितना अभ्यास करते हो, इसलिए नियम बताने आवश्यक है। क्योंकि अगर एक बार आपने शब्दों का अभ्यास कर लिया तो नियम अपने आप बनने लग जाएंगे। ठीक है, शब्द आपको क्या है, याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा नियम मैंने पहले ही बना लिया है ये, ताकि वीडियो का ज़्यादा हमारा लंबा ना हो। देखिए, यदि विसर्ग से पहले आपको ए स्वर दिखाई दे जाए, ठीक है, यानी विसर्ग से पहले जो भी वर्ण आ रहा है उसके अंदर ए स्वर दिखाई दे जाए और उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जिसको अपने सहघोष भी बोल सकते हैं, एघोष और सहघोष के
बारे में मैंने आपको जब व्यंजन संधि पढ़ाई थी तब बता दिया था कि किसी भी वर्ग यानी जैसे कै वर्ग के अंदर 5 अक्षर है, तो पहला और जो दूसरा वर्ण है कै और ख, ये किसके अंदर आते हैं? अघोष वर्णों के अंदर आते हैं। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवें जो वर्ण होते हैं उनको अपने नासिक्य भी बोलते हैं। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, ये किसके अंदर आते हैं? सघोष के अंदर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा य, र, ल, व और है, अगर ये वर्ण आ रहे हैं तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा? ओ के अंदर बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पुरह प्लस में हित। एक तरफ अपने क्या करेंगे? संधि विच्छेद दिया गया है, उससे मूल शब्द बनाएंगे। दूसरी तरफ हमें मूल शब्द दिया गया है, इसको तोड़ना है। दोनों ही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है? पुरह प्लस में हित। हमने क्या पढ़ रखा है? ये देखिए, है वर्ण आ चुका है। इससे पहले क्या है? विसर्ग आया है। और इससे पहले देखिए, इस रै के अंदर क्या है? इस रै के अंदर आपका एस स्वर छिपा हुआ है ना, बस। और इसके बाद क्या आ चुका है? अगर कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या फिर यह रै ल वह है, इनमें से कोई शब्द आ जाए, तो क्या करना है? इसको केवल ओ के अंदर बदलना है। बदल दीजिए भी। क्या बन जाएगा? पुरः प्लस में हित। क्या बनेगा? ओ की मात्रा लग जाएगी, पुरोहित। ये लीजिए, क्या बन गया? पुरोहित। जैसे अदय प्लस में मुख, कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी पै वर्ग का पांचवा वर्ण है। घोष सघोष के अंदर आता है। क्या बन जाएगा भी? ये लीजिए, अधोमुख। एकदम आसान है, सबसे आसान जो संधि है, व्यंजन से भी आसान है, ये मान लीजिए आप। इसी प्रकार से पय प्लस में द, क्या बन गया? पयोद। इसको बोलते हैं पयोद, बादल को बोलते हैं। ठीक है, बादल। इसी प्रकार से पय प्लस में जय, इसका मतलब होता है, क्या बन जाएगा? पयोज। पयोज का मतलब होता है कमल। ठीक है। देखिए, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विसर्ग को हटाना है और ओ की मात्रा लगानी है। जो भी यहाँ वाला वर्ण होगा, प्लस से इस तरफ वाला वर्ण है, उसके अंदर केवल विसर्ग को हटाकर ओ की मात्रा लगा देनी है। इतना ही काम करना है। जैसे संधि विच्छेद अपने को करना हो, देखिए, अधोलिखित, यहाँ पर क्या आ रहा है? ल आ रहा है, ये लीजिए। ठीक है, ओ की मात्रा है, अगर इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? भी ए की मात्रा नहीं बन जाएगी? ये लीजिए, अध है, विसर्ग लगा दीजिए, प्लस में लिखित। लिखित जगह थोड़ी सी कम है, ऊपर लिख देता हूं मैं। ये देखिए क्या बन जाएगा इसका? अध प्लस में लिखित। ये लीजिए। और यही हमारा नियम कह रहा है, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? ऐश्वर आना चाहिए। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर इनमें से कोई वर्ण आ जाए, या आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, व आ जाए, या फिर है आ जाए। ठीक है, विसर्ग को हटाकर ओ की मात्रा लगानी है। यही यहाँ पर किया गया था, अपनों ने इसका क्या है? संधि विच्छेद कर दिया। अगला देखिए, सिरोधार्य है। क्या बन जाएगा? भी बिल्कुल ही आसान है, सिर प्लस में धार्य। कुछ नहीं करना है। ध आया है, तय वर्ग का चौथा वर्ण है। आप जानते हो, तय, थ, ध और ध। ठीक है, तय वर्ग का चौथा वर्ण है। यही बोल रहा है, चाहे तीसरा हो, चौथा हो और पांचवा हो, पहला और दूसरा नहीं होना चाहिए, बस। इसी प्रकार से देखिए, अधोवस्त्र, क्या बन जाएगा? अभी अधः प्लस में वस्त्र। ये लीजिए, वह वाला उदाहरण भी आ गया। तपोवन, तपह वन, तपह प्लस में वन। जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे ना, तो नियम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आने लग जाएगा। जैसे तपह प्लस में वन, तपोवन। ठीक है, मन प्लस में बल, मनोबल। इस प्रकार से जैसे अधोलोक, अदय प्लस में लोक। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया है, मन प्लस में बल, मनोबल। क्यों हुआ? क्योंकि न के अंदर ऐश्वर है, उसके बाद क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और पै, फै और बै, पै वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, तो क्या करना होता है? केवल ओ की मात्रा लगानी होती है, मनोबल बन जाता है। ठीक है, चलिए भी, ये हमारा जो पहला नियम है, इसको अपनों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा
दूसरा हमारा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए, यानी जब भी अपने किसी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, उस समय विच्छेद करते समय प्लस के इस तरफ ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए और प्लस के तुरंत बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जिसको अपने सहघोष वर्ण भी बोलते हैं, ये आ जाए, या फिर यह रे ले और वह आ जाए। ठीक है, तब क्या करना है, विसर्ग को अपने को रे के अंदर बदलना है। कैसे भी देख लीजिए भी, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ये हमारा पहला नियम था। इसके अंदर क्या आ रहा था, ए आ रहा था, जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है ए और आ नहीं आना चाहिए। ठीक है, ए और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा अन्य कोई स्वर हो, ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, कोई भी आए। ठीक है, विसर्ग को किसके अंदर बदलना है, रे के नीचे हलंत लगाए, इसका मतलब आधे रे के अंदर बदलना है। अगर आगे स्वर होगा तो रे के अंदर मिलकर पूरा हो जाएगा रे, वरना आधा का आधा छोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए, निह प्लस में गुण। ठीक है, कै ख ग, कै वर्ग का क्या है, ये जो ग है, कै वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, और विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, जो ए आ को छोड़कर है। ये भी बात सही है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये लीजिए निर्गुण, रे आधा है, इसको ऊपर छोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। निह प्लस में जन, क्या बन जाएगा अभी, निर्जन। ये लीजिए, अगर आपसे इसके अंदर उपसर्ग पूछ लिया जाए तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग हो जाता है, विसर्ग को अपने क्या है शामिल नहीं करते हैं, रे के नीचे हलंत लगाकर लिख देते हैं। जैसे इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, और ये क्या है, परीक्षा के अंदर जो पेपर बनाने वाला है उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि कई बार क्या है, आरपीएससी इस प्रकार से उत्तरों को मान लेती है, कई बार निर को भी मान लिया जाता है, और कई बार क्या है, वो विसर्ग को भी उपसर्ग मान लेती है। तो ये थोड़ी सी द्वंदात्मक स्थिति है। बाकी ज्यादातर जो क्या है, इसके अंदर जो अपने क्या है, उपसर्ग के अंदर विसर्ग को ज्यादा शामिल नहीं करते। ठीक है, ये जो रे का आगमन हो रहा है इसको शामिल करते, उसके नीचे हलंत लगाते हैं। निर्गुण हो गया, निर्जन हो गया। इसीलिए तो बोल रहा हूं, क्योंकि संधि आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये उपसर्ग में भी आपके काम आएगी। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर हमें लिखा गया है निरपराध। अब हमें क्या है, इसका संधि विच्छेद करना है, कर दीजिए भी। क्या बन जाएगा अभी, नेह प्लस में अपराध। अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर रै पूरा है, क्यों था पूरा, क्योंकि इस रै के अंदर ये ए स्वर मिल चुका था, इस वजह से रै क्या हो गया था, पूरा हो गया था। ठीक है, देखिए अगला है हमारे पास निराशा। निह प्लस में आशा, निह प्लस में आशा, ये लीजिए। यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, सघोष वर्ण, गैर एलव, और यहाँ पर स्वर भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्वर भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। अगला है दुराचार। दुह प्लस में आचार, दुह प्लस में आचार, क्योंकि इस ये जो आधा रा है इसके अंदर आ स्वर मिलते क्या बन जाएगा, अभी रा बन जाएगा। ठीक है, बाकी नियम वही का वही है। द के अंदर कौन सी मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है, प्लस के इस तरफ ए या आ स्वर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे इसका हमें संधि विच्छेद करना है, दुर्बोध, क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए दुह प्लस में बोध। ये जो रै का आगमन हो रहा है इसको हटाकर विसर्ग लगा देंगे, इतना ही करना है। जैसे आशीर्वाद, ये लीजिए भी, काफी बार पूछा जाता है, इसके अंदर संधि भी पूछी जाती है, आशी है प्लस में वाद, और शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आशीर्वाद वहां पर परीक्षा के अंदर आपको वो इस प्रकार से देगा, और बहुत बार अपने जल्दबाजी के अंदर क्या है, प्रश्न को गलत कर देते हैं। ये जो रै है, आप इसका उच्चारण करके देखो, आशीर्वाद, यानी स और वै के बीच में रै आता है, और इसका ये नियम है, हमेशा ही ये जो रै है, आधा रै है, वो जिसका उच्चारण होगा उससे आगे वाले वर्ण के ऊपर जाता है, ये हमेशा ही, लेकिन उच्चारण हमेशा क्या होगा, पहले होगा। ठीक है, तो ये जो शब्द शुद्धि के अंदर क्या है, काफी बार पूछा जाता है। संधि अगर आपसे पूछ ले कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। जैसे निर्बल,
कुछ नहीं करना है, नेह प्लस में बल, रै को हटा दो और वापस क्या है, विसर्ग लगा दो। आयुर्वेद क्या बन जाएगा अभी, आयु है प्लस में वेद। इसी प्रकार से बहिरंग, वही है प्लस में अंग। ये जो अंग ए जो है वो रै के अंदर मिल चुका था, इसलिए रै क्या है, पूरा हो गया। ठीक है, ये हमारा जो नियम है, दूसरा नियम, इसको भी अपनों ने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम है कि ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, उसी प्रकार से है, लेकिन विसर्ग के तुरंत बाद यदि आपको च दिखाई दे, छ दिखाई दे या फिर स दिखाई दे, तो हमारा जो विसर्ग है वो किसके अंदर बदलेगा, आते स के अंदर बदलेगा। इस स के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब क्या है, केवल इतना ही। ठीक है, देखिए जैसे नी है प्लस में चल, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है, कौन सा स्वर है, ईश्वर आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको वैसा का वैसा लिख लीजिए। ये लीजिए, विसर्ग के स्थान पर इसके तुरंत बाद च आ चुका है, तो क्या करना है, स का आगमन करना है, आधे स का कर दीजिए। भी विसर्ग को हटाइए, आधा स लगाइए, बाकी वैसा का वैसा। ये लीजिए, निश्चल, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है वर्ण इन तीनों में से होना चाहिए, च हो, छ हो या फिर स हो। जिससे निह प्लस में छल क्या हो जाएगा, निश्चल। कितनी आसान है, सबसे आसान संधि है। दुह प्लस में सील, स आ रहा है, ये लीजिए भी, तो सील। और ये शब्द शुद्धि के अंदर भी आपको काम आएंगे। दुशील के अंदर एक जो स है वो आधा आता है, आता कौन सा है, सलेटी वाला नहीं आता, दुए वाला स आता है। स तीन प्रकार के आप जानते हो, एक स सलेटी वाला है, एक ये दुए वाला स है, ठीक है, और इसके अलावा एक षटकोण वाला स आता है। अगला है निह प्लस में शब्द, क्या बन जाएगा अभी, निस शब्द। ये लीजिए, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर क्या है, विच्छेद करना है। देखिए आधा स आपको दिखाई दे रहा है, इसके तुरंत बाद स दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको हटाओ और विसर्ग लगाओ। ये लीजिए, निह प्लस में शेष, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। निह निशांत, निह प्लस में शांत, कितना आसान है। दुश्चरित्र, ये लीजिए, दुह चरित्र, ये दुष् उपसर्ग के अंदर भी पूछा जाता है। हरिश्चंद्र, हरि है प्लस में चंद्र, कुछ नहीं करना, कितना आसान है, सबसे आसान है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जब अपने क्या है, संधि विच्छेद करेंगे तब तो क्या है, इस आधे स को हटाकर विसर्ग लगा देंगे, और जब अपने क्या है, संधि विच्छेद से मूल शब्द बनाएंगे तब विसर्ग को हटाकर इस स का आगमन कर देंगे। इतना ही काम करना है। चलिए अगला हमारा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले आपको ई और उ स्वर दिखाई दे जाए और उसके तुरंत बाद इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, चाहे कैख हो, टैठ हो, पैफ हो, इनको अपने अघोष भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण है। ठीक है, पैफ है, टैठ है, कैख है, अगर ये है तो हमारा जो विसर्ग है वो किसके अंदर बदलेगा, षटकोण वाले स के अंदर। और ये भी कैसा आएगा, इस आधा आएगा, कैसा आएगा, आधा आएगा। किस प्रकार से आएगा देख लीजिए, जिससे निह प्लस में कंटक क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, आधे स का आगमन कर दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो, निष्कंटक। ये लीजिए, निष्काम, इसका विच्छेद करना है, आधा स दिखाई दे रहा है, इसको हटाओ और विसर्ग लगा दो। क्या करना है, कुछ ही नहीं करना है, निह प्लस में काम। ये लीजिए, जब संधि विच्छेद करेंगे तब तो क्या है, इस स को हटाकर विसर्ग लगा देंगे, और जब मूल शब्द बनाएंगे तब विसर्ग को हटाकर इस स का आगमन कर देंगे। जैसे धनुह प्लस में खंड, क्या बन जाएगा अभी, धनुष खंड, क्योंकि वर्ण कौन सा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर ख आ रहा था, दोनों ही उदाहरण अपनों ने ले लिए। अगला है दुष्परिणाम, ये लीजिए भी, दुह प्लस में परिणाम। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी किसी शब्द के अंदर एक से अधिक संधियां हो, जैसे यहाँ पर परिणाम है, और अपनों ने व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा था, जब प्लस से पहले ई स्वर हो और उसके तुरंत बाद यदि आपको न दिखाई दे तो वो न के अंदर बदलता है। जैसे इसका, केवल इसका मुझे विच्छेद करना हो परिणाम का, तो क्या होगा, प्री प्लस में नाम,
न किसके अंदर बदल रहा है, अण के अंदर। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में देना है, जो पूर्व में संधि होती है ना, उसी को मान्यता मिलती है। जैसे रामायण है, रामायण के अंदर व्यंजन संधि भी है, क्योंकि अण आ रहा है, और अण कहाँ पर आता है, लगभग व्यंजन संधि के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन जब उसका अपने संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले जो संधि होती है वो कौन सी होती है, जैसे राम प्लस में अयन, रामायण, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। इसलिए जो शुद्ध मानी जाती है, जो सबसे पहले संधि होगी उसी को माना जाता है। और इसी वजह से दुष्परिणाम, इसके अंदर ये जो परिणाम है, इसके अंदर व्यंजन संधि भी है। लेकिन ये जो पूरा शब्द है दुष्परिणाम, यानी कि जिसका बुरा परिणाम हो, बुरा नतीजा हो, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि है। इसलिए ये हमेशा किसके अंदर आता है, हमेशा ही विसर्ग संधि के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर दोनों ही संधि है, वैसे पूरे के अंदर नहीं है। परिणाम के अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर दो संधियां होती है, लेकिन जो पूर्व में संधि होगी उसी को अपने को मान्यता देनी है। और इसी वजह से क्या है, आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उनके अंदर आप देख लेना, जो रामायण है उसके अंदर दीर्घ स्वर संधि ही मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर व्यंजन संधि भी होती है। अगर दीर्घ यानी स्वर संधि का ऑप्शन ही ना दिया हो तब तो अपने को क्या है, व्यंजन करना है, वरना क्या है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आविष्कार। ये लीजिए भी, आवि है प्लस में कार। ठीक है, बहिष्कृत, बह्य है प्लस में कृत। कुछ नहीं करना है, इस से को हटाना है और विसर्ग लगाना है। पुष्कर, कु है प्लस में कर। ये लीजिए, दुष्कर्म, दु है प्लस में कर्म। इसी प्रकार से चतुष्पद, ये लीजिए भी, चतु है प्लस में पद। इतना आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नियम क्या कहता है, यदि आपको विसर्ग के तुरंत बाद तय या फिर स वर्ण दिखाई दे जाए तो ये हमारा विसर्ग किसके अंदर बदल जाता है, स सलेटी वाली स के अंदर, और आधा रह जाता है। देख लीजिए भी, निह प्लस में तार, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आधे स का आगमन कर दो, निस्तार। ये लीजिए, विह प्लस में तार, विस्तार। जैसे अभी अपने क्या है, सभी नियमों को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से दूहा प्लस में साहस, दुस्साहस। दुस्साहस शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना है, मनह तेज। यहाँ पर हमें क्या है, संधि विच्छेद दिया गया है, इसको हटाओ विसर्ग को और आधे से का आगमन कर दो, बस मनस तेज। बाकी वैसा का वैसा लिख दो। दूहा प्लस में सौपन, क्या बन जाएगा भी, दुस्सौपन। और इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। शब्द शुद्धि के अंदर काम आएगा, क्योंकि दोनों ही से क्या आ रहे हैं, आधे आ रहे हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है, परीक्षा के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दूहा प्लस में सौपन क्या बन जाएगा भी, दुष्ट सौपन, क्योंकि इसने बोल रखा है विसर्ग के तुरंत बाद चाहे तय आ जाए और चाहे स आ जाए, विसर्ग किसके अंदर बदल जाएगा, आधे स के अंदर। देखिए अगला है निस्सहाय। इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। नी है, विसर्ग लगाओ, इस स की जगह क्या आ गया, विसर्ग, बाकी वैसे का वैसा। सहाय, नी है प्लस में सहाय। निस्संतान, नी है प्लस में संतान। ये लीजिए भी, नमस्ते, नम है प्लस में ते। इस से पहले वाला उसको पूरा लिख दीजिए। इस से की जगह आपको क्या है, विसर्ग लगाना है, बाकी जो बच गया उसको प्लस के बाद लिखिए, इतना ही काम है। मनस्ताम, मनस्ताप, मन है प्लस में ताप। ये लीजिए, यहाँ पर हमारा एक और नियम हो चुका है। चलिए चलिए, अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए और आ स्वर हो और उसके तुरंत बाद क या फिर पै वर्ण हो, तो भी ये किसके अंदर बदलेगा, स के अंदर बदलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, श्रेय है प्लस में कर। यहाँ पर यह के अंदर कौन सा स्वर है, ए है। प्रह है के अंदर कौन सा स्वर है, ए है। नम है, मैं के अंदर कौन सा स्वर है, ए है। ठीक है, वनस्पति, आपसे वैसे नियम तो पूछा ही नहीं जाएगा, नियम तो आपको समझाने के लिए है, ताकि आप इस प्रकार से क्या है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सकें। आपसे तो केवल सीधा शब्द देकर या तो वो पूछेगा भी संधि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप शब्द को तोड़ दोगे, आपको पता चल रहा है भी आधा स आ रहा है, कौन सा षटकोण वाला आ रहा है,
विसर्ग हो रही है या फिर व्यंजन हो रही है, इतनी पहचान आपको ध्यान में रखनी है। या तो आपसे केवल संधि पूछ लेगा भी स्वर, ये विसर्ग है, स्वर है या फिर व्यंजन है, या फिर आपसे वो क्या है, विच्छेद पूछेगा। तो आपको तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, वैसा का वैसा, सह का आगमन कर दो, श्रेयस्कर, प्रह प्लस में पति, क्या बन जाएगा अभी, बृहस्पति, नमः प्लस में कार, नमस्कार। और आप जब विसर्ग संधि पढ़ो ना तो इसी प्रकार से पढ़ना है, जैसे आपने सीधा पढ़ लिया तिरस्कार, इसको इस प्रकार से पढ़ना है, तिरह प्लस में कार। यानी आप जैसे तिरह बोलोगे तो आप समझ जाओगे भी क्या आ रहा है विसर्ग आ रहा है। क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। वनस्पति, ये लीजिए, वन है प्लस में पति, वनस्पति, क्योंकि क्या आ रहा है, पे आ रहा है। पुरस्कार, पुर है प्लस में कार, वही सेम का सेम, इस सै को हटाकर विसर्ग लगाना है, भास्कर, बाह प्लस में कर, तिरस्कार, तिरह प्लस में कार। क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको पढ़ा, जब अच्छे से इसको याद किया, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया, तब मैं इसको विसर्ग संधि को इसी प्रकार से पढ़ता था, तिरह कार, मनह कार, पुरह कार। तब मुझे पता चल जाता था भी हाँ इसके बाद क्या है, विसर्ग आएगा और इसके अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। चलिए अगला है, जब ई के तुरंत बाद आपको विसर्ग दिखाई दे और उसके बाद आपको रै वर्ण दिखाई दे जाए, तब हमारा विसर्ग क्या है, लुप्त हो जाएगा। यानी विसर्ग तो क्या है, लुप्त होने का मतलब है गायब हो जाएगा। वैसे तो ये सभी के अंदर लुप्त हो रहा है, लेकिन आपका जो ये वाला ई स्वर है, ये छोटा है और किस में बदल जाएगा, बड़े के अंदर। कैसे, जैसे यहां पर देखिए, नीह प्लस में रच है, विसर्ग को लुप्त करना है और इस छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई के अंदर बदलना है। ये लीजिए, नीह प्लस में रच, क्या बन जाएगा, नीरज। किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, आप सभी जानते हो। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, नीर का मतलब पानी, यानी पानी में जन्म लेने वाला, जैसे नीरज, पंकज, ठीक है। नीह प्लस में रंधन, ये लीजिए, मात्रा बड़ी करनी है, ये लीजिए, नीह प्लस में रब, नीरव, कुछ नहीं करना है, मात्रा को बड़ा करना है। नीह प्लस में रस, क्या बन जाएगा, नीरस। जब आप इस प्रकार से अलग अलग नियमों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे, तब आपके जो सभी शब्द है वो क्या है, मुख जुबानी हो जाएंगे। निह, निरोग, ये लीजिए। अब इसका संधि विच्छेद करना है। हमने देख लिया ई की बड़ी मात्रा आ रही है न के अंदर, और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, रे आ रहा है। अब रे के अंदर कोई भी स्वर हो, ऊ हो, ओ हो, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है, क्या करना है, इसका, इसकी मात्रा को छोटा कर दो, इसके आगे तुरंत आगे विसर्ग लगाओ प्लस में रो, बाकी वैसे का वैसा। क्योंकि जब अपने इसका उल्टा करेंगे तो विसर्ग को हटाएंगे और इस छोटी की मात्रा को क्या है, बड़ा कर देंगे। यही तो कर रहे हैं। जैसे धीरज, ये लीजिए, दी है प्लस में रज। अब क्या मुश्किल है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। निरोध, नी है प्लस में रोध, इसी प्रकार से निरुज, नी है प्लस में रुज, ठीक है। तो ये जो निरोग है इसका भी ध्यान रखना, सब शुद्धि के अंदर पूछ लिया जाता है। निरोग, निरोगी नहीं होता है, निरोग होता है, ठीक है, बिना रोग के। चलिए अगला है, ये जो दो नियम है अपने क्या है, एक साथ पढ़ेंगे। अच्छा बीच में एक रह गया, ये लीजिए। हाँ, हमारा ये नियम क्या कहता है, यदि ए के तुरंत बाद विसर्ग आ जाए और इसके तुरंत बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, यानी ए विसर्ग से पहले जो कोई भी वर्ण आ रहा है उसके अंदर ए स्वर है, और विसर्ग के तुरंत बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब देख लेते हैं भी, जैसे यहाँ पर यस प्लस में इच्छा, यहाँ पर हमने देखा विसर्ग के तुरंत बाद ए नहीं आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। जैसे तपय प्लस उत्तम में ए को छोड़कर ऊ आ रहा है। सभी उदाहरण देख लेते हैं एक बार। अतः प्लस में एव, वनय प्लस में ऊ, ठीक है। पय आदि, यहाँ पर आ स्वर आ रहा है, ए नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी आओ, आ जाए, ई छोटा ई आ जाए, बड़ा ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है। पय प्लस में इच्छा, तत् प्लस में एव। अब यहाँ पर आप ये भी देखो कि विसर्ग से पहले जो वर्ण आ रहा है उसके अंदर कौन सा स्वर है, ए आ रहा है।
यस है, तप है, अंत है, मन है, ठीक है। तत्, पय, पय, सभी के अंदर ए स्वर है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। तो क्या होगा? विसर्ग का लोप होगा और कुछ नहीं होगा, बस। यानी विसर्ग को गायब करना है, सबसे आसान है। यस है प्लस में इच्छा है, विसर्ग हटा दो, लिख लो यस इच्छा, पूरा लिख दो। तब प्लस में उत्तम, ये लीजिए, विसर्ग को हटाना है और कुछ नहीं करना है। अतः प्लस में एव, क्या बन जाएगा? अतएव। मन प्लस में उच्छेद, मन उच्छेद, ठीक है। और उच्छेद के अंदर आप जानते ही हो, अपनों ने पढ़ा है उत प्लस में छेद, क्योंकि छह से पहले क्या आता है? आधा चय आता है। जो आधा तय है वो किस में बदल जाता है? चय के अंदर। व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा था, तो ये भी साथ साथ में पीछे वाला भी ध्यान में रखा करो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, विसर्ग को हटाना है और इनको जोड़कर लिखना है, ठीक है। पय आदि। अब जब अपने इसका विच्छेद करेंगे, हमने देख लिया यह के अंदर कौन सा स्वर है? ए स्वर है। इसके तुरंत बाद भिन्न स्वर आ गया, ए नहीं आना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, विसर्ग लगाइए, पय प्लस में आदि, बाकी वैसा का वैसा। पय इच्छा, ये लीजिए, पय प्लस में इच्छा, इसके अंदर तो कुछ करना ही नहीं है। तत एव, तत है प्लस में एव, ये लीजिए, हो गया। सबसे आसान नियम है। चलिए अगला है, यहां पर अपने क्या है? दो नियम एक साथ पढ़े। यहां पर ये बोल रहा है अंग है। अब देखिए थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूं, आपने स्वर पढ़े होंगे, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन अपने लिखते हैं, या फिर जब अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने लिखते कितने हैं? 13। यानी लिखित रूप में कितने हैं? 13 है। क्यों है? देखिए, हमने देखा है अंग और अ है। हो सकता है आप में से जानते हो कुछ लोग, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। ये जो अंग है और अ है, इन दोनों को क्या माना जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। इनको बोला जाता है अयोगवाह। यानी ये ना ही तो क्या है? ना ही तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ठीक है। इनको जो स्वर है उनके अंदर गिना नहीं जाता है, लेकिन कुल वर्णों की जब बात आएगी वहां पर इनको काउंट किया जाता है। जैसे हिंदी के अंदर अपने बात करें, मूल व्यंजन या मूल स्वर कितने हैं? तो 33 और 11 44 है। लेकिन अगर अपने बात करें कुल वर्ण कितने हैं, तो वहां पर संख्या गिनी जाती है 52। कुल वर्ण कितने हैं? 52। वहां पर इन अयोग वाहों को क्या है? शामिल किया जाता है। इस अंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विसर्ग ही होता है। इसका मतलब अंग का मतलब क्या होता है? विसर्ग से ही होता है। और इसी प्रकार से अंग है और ये अंग है, इसको क्या माना जाता है? इसको अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोलते हैं, जो अपने बिंदी लगाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अंग को क्या मानते हैं? विसर्ग ही मानते हैं। आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? यदि अंग है, एक प्रकार से है, तो क्या विसर्ग है? वही है। उसके तुरंत बाद क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए। लेकिन यहाँ पर फर्क है, आप इसको ए के बाद विसर्ग आ रहा है ये नहीं समझना है। यहाँ पर ए नहीं है, ये अंग ही है, ठीक है। ये नहीं समझना है। जैसे इसके तुरंत बाद यदि क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो क्या है? विसर्ग का लोप नहीं होगा। जैसे अंतः प्लस में करण क्या करता है? विसर्ग का लोप नहीं होगा। ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा, अंतः करण, ये लीजिए। जैसे अंतः प्लस में पूर्व क्या लिख देंगे भी? अंतः पूर्व। प्रातः काल, और आपने पढ़ा भी होगा सूत्र रूप क्या है? यही है, प्रातः काल। अब तय के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है भी यहाँ पर ए स्वर है, नहीं, ये अंग है, ठीक है। जैसे अपनों ने बहिरंग पढ़ा था, बहिर प्लस में अंग, उसी प्रकार से ये क्या है? अंग है, ठीक है। पयपान, कुछ नहीं करना है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पयपान यानी विसर्ग का क्या है? मूल बिंदु क्या है? विसर्ग का लोप नहीं होगा, इतनी बात ध्यान में रखनी है। अंग के बाद यदि क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए या फिर प आ जाए, इसी प्रकार से मन है काम, और ये सब शुद्धि के अंदर भी आपको काम आएगा।
मन है कामना इसी प्रकार से लिखा जाता है। अपने जो बोलते हैं ना मनोकामना, वो अशुद्ध है एक प्रकार से, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। ठीक है, हालांकि हिंदी के अंदर अपने क्या है प्रयोग में ले लेते हैं मनोकामना, लेकिन अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार से अंगय का एक दूसरा नियम क्या कहता है, यदि अंगय के तुरंत बाद ए या आ जाए तब क्या होगा, ये इस ए या आ का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी ये दोनों गायब हो जाएंगे। और ये अंगय किस में बदल जाएगा, ओ के अंदर बदल जाएगा, ओ स्वर के अंदर बदल जाएगा। देखिए जैसे मनय प्लस में अभिलाषा अंगय आ रहा है, उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको गायब करना है और ओ की मात्रा न के अंदर लगानी है। लगा दीजिए भी, क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा। मन है प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा। मन है प्लस अभिराम, मनोविराम। ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, इससे पूर्व वाला, इस विसर्ग से पूर्व जो आपको वर्ण दिखाई दे रहा है उसके अंदर ओ की मात्रा लगानी है, और यहाँ वाला जो भी स्वर है ए हो या आ हो उसको हटाना है। मनहु, मनोनुभूति। अब इसका क्या है, अपने को विच्छेद करना है, कर दीजिए भी, क्या हो जाएगा, मन है प्लस में अनुभूति, मन है प्लस में अनुभूति, यही तो अपने कर रहे हैं। अंक के तुरंत बाद ए आ रहा है, इसके अंदर ए को हटा दिया और ओ की मात्रा लगा दी। इसी प्रकार से मनोनुसार, यानी मन के अनुसार, मन है प्लस में अनुसार, मन है प्लस में अनुसार। यशोभिलाषा, इसको अपने सबसे पहले ही पढ़ा भी था। यश है प्लस में अभिलाषा, मेल किसका हो रहा है, विसर्ग प्लस स्वर का मेल हो रहा है, यानी यश प्राप्ति की अभिलाषा यानी कि इच्छा। इसी प्रकार से मनोनुकूल, ये लीजिए, मन है प्लस में अनुकूल, ये लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज यहाँ पर हमारी जो संधि की क्लासें हैं, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, इन तीनों को अपनों ने अच्छे से पढ़ लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसको 2-3 बार अच्छे से देख लेना, ये स्पीड आपकी वो फास्ट करके, और जो आप भी किताब आपके पास है उसमें से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।